यहां तक पढ़ाए थे ना। आइए कार्बीन्स, चौथा देखिए। देखिए बच्चे का संख्या आज कम है। आज न्यू बच्चा कोई नजर नहीं आ रहा है। इधर इधर बच्चे, इधर तो ठीक है, इधर कुछ बच्चे कम है। देखिए सुनिए, आप लोग का पोजीशन चेंज हो गया। अच्छा कोई बात। देखिए कार्बीन्स, कार्बीन्स कहलाता है क्या, सुनिए, दो स्पेसीज, ध्यान से सुनिए, दो स्पेसीज विच कंटेन टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर ऑन द कार्बन एटम आर नोन एज कार्बीन। यहां क्या कहता है, देखिए दो स्पेसीज विच कंटेन टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बन एटम। देखिए दो स्पेसीज विच कंटेन टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बन एटम, यानी जब कार्बन एटम पर दो बॉन्ड पेयर होना चाहिए और साथ में एक लोन पेयर होना चाहिए, तो वैसे स्पेसीज को आर नोन एज कार्बीन्स। देखिए ध्यान से सुनिए, एक कार्बन हुआ, कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो कार्बन एच के साथ रिएक्शन करके दो बॉन्ड बना लिया, और यहां पे देखिए एक लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट, एक लोन पेयर। तो कार्बन पे ध्यान से देखिए, कार्बन के पास क्या है, दो बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, दो, एक इधर और एक इधर, और साथ में क्या है, एक लोन पेयर है ना हमारा। तो कोई भी वैसा कार्बन जिसके पास दो बॉन्ड पेयर है, साथ में एक लोन पेयर है, इस ऐसे स्पेसीज को ही क्या कहते हैं, कार्बीन। क्या कहते हैं, कार्बीन। ये स्पेसीज को हम क्या कहते हैं, कार्बीन। क्या कहते हैं, कार्बीन। क्या कहते हैं, कार्बीन कहते हैं। अब देखिए नाम जैसे पढ़ते हैं, देखिए ये H हो गया, ये CH3 हो गया। बोले CH3 ग्रुप को क्या पढ़ा जाता है, मिथाइल। क्या पढ़ा जाता है, मिथाइल। इसको पढ़ेंगे मिथाइल कार्बिन। बोले कितना मिथाइल है, दो। कितना मिथाइल ग्रुप है, दो। क्या पढ़िएगा इसको, डाई मिथाइल कार्बिन। इसका नाम बताइए। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले। हाँ, तो इथाइल मिथाइल कार्बिन क्या लिखेगा, इथाइल मिथाइल कार्बिन। क्या लिखेगा, इथाइल मिथाइल कार्बिन। समझ में आ गया। ये है हमारा कार्बिन। कार्बिन भी दो प्रकार का है, देखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स। चलिए क्लास में ज्यादा हंसना नहीं है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स। कार्बिन हमारा दो प्रकार का, एक को कहते हैं सिंगलेट, एक को कहते हैं ट्रिपलेट। यानी कार्बिन कितना प्रकार का, दो, सिंगलेट और ट्रिपलेट। देखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए
सिंगलेट कार्बीन, अब दूसरा हो गया एक ट्रिपलेट कार्बीन। देखिए सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या अंतर है, देखिए जैसे एक कार्बीन है ना, ऐसे देखिए, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह देखिए एक साथ ऐसे प्रेजेंट है, एक साथ जोड़ा, मतलब कोई अनपेयर्ड नहीं है, जो लोन पेयर है वो भी कैसा है, एक साथ है, साथ। अगर इस तरह से रहेगा तो इसको पढ़ेंगे सिंगलेट कार्बीन। क्या पढ़ेंगे हम, सिंगलेट कार्बीन। अगर ये ऐसा होता, ये जो कार्बन है ना, दोनों अलग अलग होता, लोन पेयर मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहता, तो इसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। क्या पढ़ते हैं इसको हम, ट्रिपलेट कार्बीन, सिंगलेट और ट्रिपलेट। बात समझ में आया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ है तो सिंगलेट, अलग अलग है तो ट्रिपलेट। इसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़िएगा, तो बोले हाइब्रिडाइजेशन में एक दो, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, दो प्लस एक कितना, तीन। तीन का मतलब क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2, sp2 होगा। स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका पढ़िएगा। बोले एक दो तीन, तीन का मतलब क्या होता है, ट्राइएंगुलर। कैसा होता है, ट्राइएंगुलर। ट्राइगोनल चाहे ट्राइएंगुलर बोलिए। आइए हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बोली ट्राइगोनल रहता है तो 120 डिग्री, कितना 120। लेकिन लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड को थोड़ा झुका देता है, झुकाने के कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है। तो बॉन्ड एंगल जो होगा, होना चाहिए 120, लेकिन लोन पेयर के कारण घट जाता है, यानी लेस देन 120 होगा। लेस देन क्या होता है, 120, ये होगा 120। इसको आइए हाइब्रिडाइजेशन, मेरी बात सुनिए, यह लोन पेयर है, यह इलेक्ट्रॉन देखिए ध्यान से, एक एक दो। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछेगा, देखिए यहां जो लोन पेयर है वो एक साथ नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग। तो जब हम बताए थे जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कार्बीन। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। अलग अलग है नहीं, अगर अलग अलग होता है तो उसको कहा जाता है ट्रिपलेट कार्बीन, ऐसे याद रखना है। वो किस केस में नहीं होता है, ये दो तरह से पाया जाता है नेचर में, ठीक है ना। एक इस तरह से पाया जाता है, एक इस तरह से पाया जाता है, ऐसे याद रखना है। हर चीज का उस तरह से आंसर नहीं होता है, बात समझे। हर चीज का उस तरह से आंसर नहीं होता है, ठीक है। आंसर जैसे जो ऊपर से बनाया रहता है, आप उस चीज को पढ़ते हैं, उसी ढंग से उसको आप डिफाइन करते हैं, समझ गया ना, ऐसे पढ़ते हैं। देखिए ए लोन पेयर एक साथ है, ए लोन पेयर अलग अलग है, अलग अलग है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा। इसमें एक एक कितना बॉन्ड है, दो बॉन्ड। अब लोन पेयर एक साथ नहीं है, डिफरेंट है, इसका अब दो ही बॉन्ड को काउंट करेंगे। अब दो बॉन्ड काउंट करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। कैसा होगा, sp होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। कैसा होगा, लीनियर। अब जब लीनियर होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 180। लेकिन ए इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है। अब बॉन्ड एंगल इसका घट करके लेस देन 180 डिग्री है। उसमें भी एक चीज याद रखिएगा, ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है ना, नोट करके देखिए, ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन मोर स्टेबल होता है, किससे, सिंगलेट कार्बीन से। द ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। यानी ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन मोर स्टेबल होता है किससे, सिंगलेट से। क्यों, सुनिए
यहाँ एक साथ है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स यहाँ ज्यादा लगेगा, जबकि यहाँ अलग अलग है तो इसलिए रिपल्सिव फोर्स यहाँ क्या लगेगा, कम। तो जब रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर ज्यादा लगेगा इसलिए लेस स्टेबल हो जाएगा, और रिपल्सिव फोर्स यहाँ कम लगेगा इसलिए ट्रिपलेट कार्बाइन क्या होगा, मोर स्टेबल, क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। चलिए लिखिए उसके तरफ। which contain, देखिए नाइट्रीन्स क्या कहलाता है, सुनिए, दो स्पेसीज विच कंटेन वन बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन दी नाइट्रोजन एटम। देखिए दो स्पेसीज विच कंटेन वन बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दी नाइट्रोजन एटम आर नोन एज नाइट्रीन्स। देखिए दो स्पेसीज, कोई भी वैसा स्पेसीज जो रखता है एक बॉन्ड पेयर और साथ में दो लोन पेयर, किस पर, नाइट्रोजन एटम पे, वैसे स्पेसीज को क्या कहा जाता है, नाइट्रीन। क्या कहते हैं, नाइट्रीन। जैसे आप देखिए एक बॉन्ड बना लीजिए, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, तो 5 में एक बॉन्ड बना लिया तो बाकी बच गया कितना इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर। इसी स्पेसीज को कहा जाता है नाइट्रीन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रीन बोलते हैं। अब नाइट्रीन में से एच हटा दीजिए तो नाम उसका बदलते चला जाएगा। आप जैसे लिखते हैं ना, देखिए ए नाइट्रीन, यहां लगा दीजिए CH3, यहां लगा दीजिए C2H5, यहां लगा दीजिए फिनाइल ग्रुप। अब सबका नाम बताइए क्या क्या लिखिएगा, बोल इसका नाम क्या होगा। कार्बिन में जहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल लिखे हैं ना, जैसे एक सिंगलेट था, पेयर था, तो जब सिंगलेट रहेगा तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, आज जिसमें सिंगल सिंगल कर दिए मतलब ट्रिपलेट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो सिंगलेट को कर दीजिएगा डायामैग्नेटिक, कार्बिन में भी एक लाइन जोड़ दीजिएगा, सिंगलेट कार्बिन जहां लिखवाए उसको कर दीजिएगा डायामैग्नेटिक, और जहां ट्रिपलेट लिखवाए उसको क्या कर दीजिएगा, पैरामैग्नेटिक। एक एक लाइन दोनों में जोड़ दीजिएगा। किसमें, कार्बिन में। क्या जोड़ना है, जहां सिंगलेट लिखवाए हैं उसको कर दीजिएगा डायामैग्नेटिक, और जहां ट्रिपलेट लिखवाए हैं उसको कर दीजिएगा पैरामैग्नेटिक। ऐसे लिख दीजिए। अब आइए यहां पे देखिए, इसको कहते हैं मिथाइल नाइट्रीन, इसको पढ़ते हैं इथाइल नाइट्रीन, और इसको पढ़ते हैं फिनाइल नाइट्रीन। ऐसे लिखते हैं मिथाइल नाइट्रीन, इथाइल नाइट्रीन, क्या हो गया, फिनाइल नाइट्रीन। ऐसे लिखते हैं मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, इस तरह से लिखते हैं। ये भी हमारा फिर दो प्रकार का, इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए एक को कहा जाता है सिंगलेट नाइट्रीन, एक को कहते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट
और क्या होता है ट्रिपलेट, यानी नाइट्रीन पुनः दो प्रकार का, इट इज ऑफ टू टाइप, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन जहां सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारा लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन कैसा है, पेयर में है। और यदि आपका पेयर नहीं है एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट नाइट्रीन। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट, मतलब दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लोन पेयर सब पेयर्ड होगा तब सिंगलेट, इसका होगा ट्रिपलेट। समझ में आ गया। अब आइए देखिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं इसका। बोले एक एक बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, दो एक कितना, तीन, तीन का मतलब क्या होता है sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात कीजिएगा तब फिर वही हो जाएगा। यहां पे फिर क्या होगा, देख एक एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, बाकी दो तो अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। एक एक दो, दो का मतलब क्या हो गया, sp। स्ट्रक्चर इसका लिखिएगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा लीनियर आएगा। बॉन्ड एंगल यहां पर भी लिखिएगा लेस देन 120 डिग्री का, यहां भी बॉन्ड एंगल हमारा लेस देन होगा 120। लास्ट में फिर वही लिख लीजिएगा ट्रिपलेट नाइट्रीन is more stable than यहां फिर वही लिखिएगा ट्रिपलेट नाइट्रीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट नाइट्रीन। चलिए लिखिए इसको। देखिए रिएजेंट कहा जाता है दो स्पेसीज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, अब मोलकुल के रिएक्टिविटी को क्या करता है, प्रभावित करता है। वैसे स्पेसीज को हम लोग रीएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीएजेंट, यानी दो स्पेसीज, देखिए दो स्पेसीज विच टेक पार्ट, ये चल रहा है ना, दो स्पेसीज भी टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। करा दो स्पेसीज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड इफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ मोलकुल। ऑफ मोलकुल are known as reagents, are known as reagents। types of reagents, एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स, एक को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी हो। किससे एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, अब फाइल्स का मतलब होता है एफिनिटी। यहां न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब यहां पे एफिनिटी। ऐसे तो कोई भी वैसा स्पेसीज जिसको इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी हो,
किससे एफिनिटी हो? इलेक्ट्रॉन से। यानी दो स्पेसीज विच हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एफिनिटी होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज आर नोन एज, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। लविंग का मतलब यहां क्या हुआ? अट्रैक्शन। यानी दो स्पेसीज, देखिए दो स्पेसीज विच हैज greater affinity towards electron are known as electrophiles। कोई भी वैसा स्पेसीज जिसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एफिनिटी होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? दो स्पेसीज विच हैज ग्रेटर एफिनिटी दो स्पेसीज विच हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवार्ड्स, कहां पे? तो टुवार्ड्स न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। कह रहा कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसको इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी ज्यादा होगा उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, और जिसको न्यूक्लियस से एफिनिटी ज्यादा होगा उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। बोलिए यहां बताइए इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी किसको होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। कमी होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और नहीं तो जितना भी केटाइन होगा जिस पर प्लस चार्ज होगा वह सब का सब क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल्स, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से एफिनिटी। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है। अब पॉजिटिव चार्ज से एफिनिटी किसका होगा? निगेटिव चार्ज को, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। तो ऑल केटाइंस, देखिए हाँ, जितना भी केटाइंस है सब इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। जैसे H प्लस, CH3 प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, NO2 प्लस, ये सब का सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जिसका क्या कंप्लीट नहीं है? ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे AlCl3, BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये सब अल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये सारा स्पेसीज कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स में ऑल एनायंस, देखिए जितना भी निगेटिव चार्ज वाला एनायन होता है, जितना भी एनायन, एनायन का मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CH3 माइनस, ये सब हमारा एनायंस, सब इलेक्ट्रॉन रिच है। या आप ये भी कह सकते हैं वैसा स्पेसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच किसको कहते हैं? जिसके पास कोई लोन पेयर होता है, बॉन्ड बनाने के बाद भी लोन पेयर बच जाता है। जैसे एग्जांपल बताइए, अमोनिया, पायरिडीन। पायरिडीन का फॉर्मूला बताइए, बता चुके हैं आप लोग को बहुत पहले भी। C5H5N, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ये सब हमारा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल्स। चलिए लिखिए इसको।
ठीक है, इतना स्लो लिखिएगा, थोड़ा सा लिखने के बनाइए। आप लिख लिए आप लोग? ऊपर का मिटा दो चलन। ठीक है। देखिए, इसको भी थोड़ा बढ़िया से अच्छे से समझिएगा। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, क्योंकि जो भी चीज आप पढ़िएगा एक बार भी पहले से नाम कोई सुना हुआ आपका नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट बार भी आप सारा चीज इसको पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में क्या, और एक तो सबसे बड़ी बात, सब काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, कोई रियल नहीं है, ठीक है। देखिए, दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन मोलकुल के रिएक्टिविटी को बदल देता है, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, और उस घटना को सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए, पहला पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन। पहला क्या है, हाइपर कंजुगेशन, ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा पढ़ना है रिजोनेंस, इसी में पढ़ना है मीजोमेरिक इफेक्ट। रिजोनेंस या फिर क्या पढ़ना है, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है। चौथा क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पांचवा क्या पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अस्टेरिक इफेक्ट। पांचवा पॉइंट क्या था, अस्टेरिक।
सात छठा है एरोमेटाइजेशन इफेक्ट। इतना पढ़ना है, यही सारा पॉइंट आपको एक एक करके पढ़ना है। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस या मिजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, एरोमेटाइजेशन इफेक्ट, एक एक करके सारा पॉइंट आपको क्या करना है, पढ़ना है। चलिए लिखिए इसको। इसमें कोई बताइए, कोई बच्चे हैं जो इसमें से कोई भी चीज जानते हो या कभी नाम सुने हैं? मैं हो सकता कुछ होता है बच्चे थोड़ा एडवांस पढ़ लेते हैं पढ़ना। जिसे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन कहते किसको है? जितना भी केमिकल रिएक्शन पढ़िएगा, 12th का ऑर्गेनिक पढ़िएगा, हर जगह इसका यूज होगा। हाइपर कंजुगेशन का, इंडक्टिव इफेक्ट का, रिजोनेंस का, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, स्टेरिक इफेक्ट का, एरोमेटाइजेशन इफेक्ट का, इस सब का हमारा यूज होता है। देखिए इसको अच्छे से फिर से आप समझिए। देखिए 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 हाइपर कंजुगेशन है क्या, या हाइपर कंजुगेशन कहते किसको हैं? पहला देखिए, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन through sigma pi conjugation. The delocalization of electron through sigma pi conjugation is called hyperconjugation. In hyperconjugation, sigma bond is converted into, in hyperconjugation, sigma bond is converted into pi bond. Sigma bond is converted into pi bond is called hyperconjugation. करा हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, पाई बॉन्ड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, पहले आप सुन देखिए। जैसे एक आपका अल्कीन दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मेरी बात ध्यान से देखिए। ये प्रोपीन है, प्रोपीन को आप ऐसे लिख सकते हैं CH और H। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया। एक कंपाउंड हो गया प्रोपीन, इसको आप कैसे लिखते हैं, देखिए इसका 3 स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसे देखिए। यहां देखिए, ये जो सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, देखिए एक कार्बन कार्बन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, देखिए यहां H के साथ, यहां H में इलेक्ट्रॉन होता है, इसे देखिए। बाकी यहां पर भी H लगा है, यहां भी H लगा है। इसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो इसका H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर दिया। तो जब इस कार्बन को डोनेट कर दिया तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया। समाप्त हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया H, तो H पे कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस। और उसके बाद अब क्या किया, यह H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यह इलेक्ट्रॉन और यह इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहां पर क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, C के साथ H, C के साथ H, और यहां C, और यहां होगी इस H पर हो गया H प्लस, ऐसे देखिए डॉटेड कर दिए, मतलब इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। और इस कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया।
और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन के बीच में तो कार्बन का वैलेंसी 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो कभी कार्बन का 5 वैलेंसी होता है? नहीं होता। तो अब क्या करेगा, देखिए यहां से हो गया, अब यहां कार्बन था, देखिए H लगा था, H लगा था, तो इस कार्बन का टोटल बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5। तो कभी कार्बन का 5 बॉन्ड तो होता नहीं। अब क्या किया, देखिए A का H अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कार्बन को, इस पर कैसा चार्ज हो गया माइनस, इस पे कैसा चार्ज हो गया प्लस। अब यहां से क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है देखिए ये फिर इस कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो ए इलेक्ट्रॉन जो था ये तो इसी कार्बन का है, ये वाला खत्म हो गया। यह इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन को डोनेट कर दिया, ये कार्बन डोनेट कर दिया, और डोनेट कर दिया तो क्या किया, गेन किया। गेन करेगा तो इस पे कैसा चार्ज माइनस, इस पे कैसा चार्ज प्लस। तो फिर ये प्लस माइनस मिलकर के क्या होगा, कितना होगा 0। मतलब यह H अपना इलेक्ट्रॉन पहले इसको डोनेट किया, यह फिर अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, और जब इसको डोनेट कर दिया तो इस पर आ गया माइनस चार्ज, इस पे कैसा आ गया प्लस चार्ज। तो देखिए यहां पे क्या होगा CH2 ऐसे, और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो इस पे कैसा हो गया माइनस चार्ज। पहले इलेक्ट्रॉन यहां आया फिर इसके बाद यहां आया, मतलब फाइनली सोचिए H अपना लॉस किया, यह कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, लॉस किया तो प्लस, गेन किया तो माइनस। अब यहां देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और सिग्मा बॉन्ड ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। मतलब सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किस चीज में, पाई बॉन्ड में। इस घटना को ही कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन। क्या कहा जाता है, हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए ए इसको x मान लीजिए HX, इसको मान लीजिए HY, इसको मान लीजिए HZ मान लीजिए। तो अब यहां से देखिए ध्यान से, पहले यहां से एक H इसमें से निकला, अब दूसरा H निकलेगा, इसे देखिए C, देखिए C के बाद HY, यहां हो गया HZ, ऐसे ये हो गया HX। अगर मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पर Y हो गया, इस पर कैसा चार्ज हो गया प्लस। अब इससे जब यहां से बॉन्ड निकला तो फिर यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड C के साथ C के बाद H, यहां H, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो माइनस चार्ज, यहां तो ऑलरेडी H लगा हुआ है। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा है, बस यही है कि सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, पाई बॉन्ड में। बाकी जो जहां है वैसे ही प्रेजेंट है। यहां सिग्मा बॉन्ड टूट गया है और टूट करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। इस घटना को हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। क्या कहते हैं, हाइपर। और जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो मेन रिएक्टेंट था डबल बॉन्ड है, इसके बगल का एटम को इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन पे जो भी H लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1, यह स्ट्रक्चर नंबर क्या होगा 2, एक स्ट्रक्चर और बनेगा, और कौन वाला H हटेगा, ये वाला H। इसको X मान लिए, इसको Y मान लिए, इसको Z मान लिए। तो यहां से क्या होगा, फिर तीसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा, C के साथ यहां पे भी बॉन्ड, यहां पे भी बॉन्ड। देखिए यह H अभी हट गया, डबल बॉन्ड C के साथ आ गया, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो इस पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, और प्लस पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। यह स्ट्रक्चर नंबर 3। जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे 1 2 3 अल्फा, सभी अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके हटेगा और इस तरह से 3 तरह का स्ट्रक्चर्स बनाएगा। ये सभी स्ट्रक्चर कहलाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है, कैनो। और जिस अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन का संख्या जितना ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, और जिसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बनेगा वह अल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। वह अल्कीन क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
या नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी उतना ही ज्यादा बनेगा जितना अल्फा हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या जितना ज्यादा होगा उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा बनेगा। चलिए लिखिए इसको। देखिए हाँ भाई, अब मैं जब तो 15 मिनट क्लास बचा है, आराम से सब बैठी है ना आपकी। In hyperconjugation, different types of structures are obtained known as canonical structure. वही लिखे, इन हाइपर कंजुगेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। देखिए वही लिखे, इन हाइपर कंजुगेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या लिखे, इन हाइपर कंजुगेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? हाइपोथेटिकल। हाइपर कंजुगेशन अक्कर्स इन, तीन तरह का कंपाउंड में पाया जाता है, अल्कीन, कार्बोनियम आयन और फ्री रेडिकल। कहाँ कहाँ होता है? अल्कीन में, कार्बोनियम आयन, और कहाँ होता है? फ्री रेडिकल। अल्कीन में क्या, ये पहला देखिए, अल्कीन दो अल्कीन सो हाइपर कंजुगेशन। इधर देखिए, दो अल्कीन सो हाइपर कंजुगेशन which contain at least one alpha hydrogen atom। करा कोई भी वैसा अल्कीन जो हाइपर कंजुगेशन शो करता है जिसके पास कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। वही अल्कीन हाइपर कंजुगेशन शो करता है। क्या शो करता है? हाइपर कंजुगेशन। जैसे देखिए C2H4, इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ऐसा बनेगा।
बोली इसका हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं, यह कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या नहीं? बोली एक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना है, जो बताइए आप, पीछे से बताइए। देखिए क्या बताए, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके बगल में कोई कार्बन होगा तब अल्फा कार्बन, इसके पास कोई अल्फा कार्बन है नहीं। और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं। इसका मतलब इस कंपाउंड में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब यह कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? इसका मतलब डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, इसका मतलब ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन मतलब यह कंपाउंड हमारा हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। कौन सा कंपाउंड? इथाइलिन। इथाइलिन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता। आगे चलिए, बोले एक कंपाउंड शो करेगा कि नहीं, यह शो करेगा कि नहीं? देखिए एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बगल का यह कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे कितना H? 3, तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 3। इसका मतलब यह कंपाउंड शो करेगा, क्या शो करेगा? हाइपर कंजुगेशन। क्या शो करेगा? हाइपर शो हाइपर कंजुगेशन। अब आप सुनिए, अल्कीन का जो स्टेबिलिटी है, अभी जस्ट पढ़ाए थे आपको हम, जैसे ए जो आप अल्कीन लिखे, इसका कितना स्ट्रक्चर बनता था? 3 बनता था। क्या 3 बनता था? दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया माइनस चार्ज, यहां प्लस चार्ज आ जाता था, H पर प्लस हो गया, X हो गया ये। इसका ये स्ट्रक्चर ये इधर है, देखिए ये इसका अलग से, पहले यहां से लिखिए, इसको ऐसे लिख लीजिएगा और तब इधर लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर नंबर क्या था? 1। दूसरा स्ट्रक्चर जो बताए थे ऐसा बनाइएगा, HY हो गया, HZ हो गया, यहां माइनस हो गया। ये स्ट्रक्चर नंबर क्या हो गया? 2। और तीसरा स्ट्रक्चर बताए थे ऐसे बनाइए, कब? जब ए वाला जेड हटेगा, H हटेगा, यह H हटेगा तो ऐसे लिखिएगा, जो सेम स्ट्रक्चर भी पढ़ाए थे। ऐसे हो गया, देखिए यह स्ट्रक्चर नंबर 3 हो गया। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3। तो हम कह रहे हैं इसका कितना स्ट्रक्चर बन गया? 3 स्ट्रक्चर। तो जिस अल्कीन का जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, यानी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, वह अल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। वह अल्कीन क्या होगा? उतना ज्यादा। अच्छा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जितना स्ट्रक्चर बनेगा वह अल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ऊपर मिटा दें, चल लिखिए, चल लिखिए सब। यानी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा बनेगा। देखिए इसे कोई जरूरी थोड़ी है, देखिए अभी एग्जांपल देते हैं। हाइड्रोजन होना चाहिए ना कि अल्फा कार्बन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी जो होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ, यानी जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा उस अल्कीन का उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। और नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे देखिए, अब स्टेबिलिटी जो है यानी नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या जितना ज्यादा होगा उस अल्कीन का स्टेबिलिटी भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। यानी नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसका होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का। यानी अल्फा हाइड्रोजन का संख्या जितना ज्यादा होगा उस अल्कीन का यानी स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका केमिकल स्ट्रक्चर्स भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। एक क्वेश्चन है, देखिए, which of the following is more stable। कह रहा which of the following alkene is more stable। जैसे पहला आपको चॉइस दिया इथाइलिन, बी आपका दिया प्रोपीन, इसे पूछा सबसे ज्यादा अल्कीन कौन सा स्टेबल होगा, कौन, सी। और ठीक है, और वो बताने दीजिए, बताइए इसमें कौन सा अल्कीन हमारा मोर स्टेबल होगा। गप नहीं करनी है ना, क्लास में लिखिए ना इसको। अल्कीन का स्टेबिलिटी बताना कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, बताने दीजिए, सबको बताने दीजिए। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोर स्टेबल। कैसे पहचानेंगे, तो जिस अल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे, तो अल्फा कार्बन से पहचानेंगे। तो पहले अल्फा कार्बन का संख्या देखिए, उसके बाद उसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या देखिए। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा वह अल्कीन हमारा उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोलिए कौन सा होगा। देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कितना है, एक भी नहीं। इसमें अल्फा कार्बन एक, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना, तीन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक इधर भी एक इधर भी, तो दो, तो तीन दूनी कितना, छह। इसमें आइए एक दो तीन अल्फा कार्बन, तीन तिया नौ। इसमें देखिए एक दो तीन चार अल्फा कार्बन, चार तिया 12। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, ई में। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बनेगा ज्यादा, और जिसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा ज्यादा उस अल्कीन का स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा। बस हो गया, समझ में आ गया। तो कौन सा अल्कीन मोर स्टेबल, जिसका नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ज्यादा। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा किसके आधार पे, जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा।
देखिए ज्यादा नहीं, जैसे सी लिखे ना, तो सी के साथ अब क्या कर देना, देखिए यहां पर भी आप सी के साथ 3 गो CH3 लगा दीजिए, तो CH3 लगा दीजिएगा 3, तो ये तो अल्फा कार्बन हो जाएगा। लेकिन इसके पास कोई भी H होगा नहीं, इसके साथ CH3 लगा दीजिए 3 गो, तो अल्फा कार्बन होगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं हो, वो फिर बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा।